नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज मैं अपना इस चैनल को देख रही थी तब मुझे पता चला कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये डाला हुआ है कि मैम प्लीज़ टाइम डिक्लेरेशन डिफाइन करिए, टाइम डिक्लेरेशन को पढ़ाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस टाइम डिक्लेरेशन के टॉपिक को ही लेके आ जाती हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टाइम डिक्लेरेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड सेक्शन 32, जिसमें हम पार्ट पढ़ेंगे 8। ठीक है, तो टाइम डिक्लेरेशन बेसिकली होता क्या है, पहले मैं इसको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ। टाइम डिक्लेरेशन वह डिक्लेरेशन होती है जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है और उसे पता है कि उसको पता चला होता है कि वो मर रहा है, तो कहते हैं कि मरणासन व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तथ्य को लेकर इस टाइम डिक्लेरेशन के सेक्शन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, जब हम टाइम डिक्लेरेशन के सेक्शन को डिफाइन किया गया है तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर चुका है या मिल नहीं सकता या अत्यंत विलम्ब या व्यय के बिना वो उसे उपस्थित नहीं कराया जा सकता, तो जो तथ्य वो कह के चला गया है उन तथ्यों के आधार पर, उन कथनों के आधार पर हम आगे केसेस को कंटिन्यू करते हैं। और जो केस कंटिन्यू होते हैं, जो उसके द्वारा कहे गए कथन होते हैं, उसे उससे रिलेवेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 32 बोलता क्या है। सेक्शन 32 जैसे मैंने आपको बेसिकली बता दिया, बात करता है हमारे टाइम डिक्लेरेशन के। टाइम डिक्लेरेशन मतलब मर चुके व्यक्ति के कथनों के बारे में कि वो जो कथन कह के गया है वो किस तरीके से सुसंगत होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। मतलब यहाँ पे दो वर्ड को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एक्सेप्ट इज रिलेवेंट। ठीक है, जो स्टेटमेंट उसके द्वारा कहे गए हैं और जो स्टेटमेंट में वो व्यक्ति या तो मर चुका है या किसी भी तरीके से वो मिल नहीं सकता, तो उसके द्वारा किए गए कथन रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई व्यक्ति कोई शब्द कह के चला गया और उसके जो स्टेटमेंट है उसको रिलेवेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि उसको बुलाया जाए, उसका एविडेंस फिर से लिया जाए। लेकिन यहाँ वो व्यक्ति अत्यंत विलम्ब के बावजूद भी, अत्यंत खर्च के बावजूद भी वो नहीं आ पाता, तो उसके लिए क्या होता है कि जो उसने स्टेटमेंट पहले गए थे उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल आगे चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसे पार्ट में फॉलोइंग केसेस होंगे यहाँ पे 8 पॉइंट्स में। फर्स्ट होगा रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ। ये तो मेन पॉइंट हमारा है, रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ। मतलब अगर उसने मर चुका है और उसने कोई ऐसी बात कह के गया है, जैसे उसने कहा कि ए व्यक्ति ने मुझे मारा है और उसके बाद वो मर जाता है। अगर वो वहाँ पे मर जाता है तो क्या होगा, उसका जो कहा गया स्टेटमेंट होगा उसे यहाँ पे रिलेवेंट मान लिया जाएगा। कोर्ट ये मान के चलेगा, कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा, कोर्ट यहाँ पे कि जो व्यक्ति कह के गया है वही बात सत्य है। ठीक है, तो ये हमारी बात थी रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है कॉज ऑफ बिजनेस, मतलब कारावार के अनुक्रम में, मतलब वो जो संविभाग करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अपना बिजनेस चलाता है और उसमें अपनी डेली के डायरी को मेंटेन करता है। जैसे देखते हैं ना आप लोग, ऑडिट आता है, पूरा एक बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसमें सारा खर्चे और सारे जो भी आया वो सब चीज़ें एक चीज़ तैयार की जाती है। तो उसमें क्या होता है, कॉज ऑफ बिजनेस जो अपने संव्यवहार में, जो कारावार के अनुक्रम में जो वो लिखता जाता है वही उसका, और उसके बाद वो व्यक्ति मर जाता है। अगर वो व्यक्ति वहाँ पे मर गया है और उसका बाद में उसको ये देखा जाता है कि उसने जो डायरी मेंटेन की थी उस डायरी में उसके सारे संव्यवहार लिखे हुए हैं, तो उन संव्यवहारों के अकॉर्डिंग ही जो भी उसने बात कही थी कोई एक केस उसमें आता है तो वो एविडेंस के रूप में रिलेवेंट मान लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ मान लिया था तो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता और अत्यंत विलम्ब के बिना उसे उपस्थित नहीं कराया जा सकता। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो उसकी डायरी होगी, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट ट्रायल आगे कंटिन्यू करेगा। बात आती है इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब किसी के हित के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया गया है और मान लिया जाता है कि अगर वो हित के विरुद्ध है और उसके विरुद्ध कोई कोर्ट में केस चलाया जा सकता था और जिस व्यक्ति के हित के विरुद्ध वो किया गया है, अब वो व्यक्ति नहीं आ सकता, मिल नहीं सकता या मर चुका है, तो उसके जो हित के विरुद्ध जो कार्य किया गया था, माना जाता है कि अगर वो जिंदा होता और उसके हित के विरुद्ध जो कार्य किया गया उसमें उसके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता था, तो वहाँ पे क्या होगा, उस केस को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात आती है पॉइंट नंबर 4 की, पब्लिक राइट ऑफ कस्टम। देखिए, पब्लिक राइट ऑफ कस्टम, अब एविडेंस एक्ट में 3-4 जगह हम ये चीज पढ़ेंगे।
पहले तो हम इसको पढ़ लेंगे कहाँ पे, सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में भी कस्टमर राइट्स की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 46, 47 में भी कस्टमर राइट्स की बात की गई है, और यहाँ सेक्शन 32 के 4 में भी सेक्शन कस्टमर राइट्स की बात है। अब कस्टमर राइट्स होते क्या हैं, ठीक है। कस्टमर राइट्स वो चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उसमें, ठीक है, तो फॉरवर्ड हम कॉन्टेक्ट कर रहे थे विल एंड डीड्स, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि होते क्या एक्शन में कस्टमर राइट्स क्या होते हैं। कस्टमर राइट्स में जैसे कोई बातें पुरानी मान्यताओं के अकॉर्डिंग चली आ रही है, जैसे सेक्शन 13 में मैंने आपको पहले डिफाइन किया हुआ है कि एक बार आप मेरा वाला वीडियो जाकर चेक करिएगा, उसमें मैंने सेक्शन 13 में पूरा कस्टमर राइट्स के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बता दूँ कि कस्टमर राइट्स इस परंपराएं चली आ रही हैं, और किसी को पता है कि हमारे जैसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई परंपरा चली आ रही है कि इस तरीके से यहाँ पे शादी होगी, इस तरीके से यहाँ पे बच्चे का आगे प्रोसीजर चलेगा, तो वही जो कस्टम होते हैं जो पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग, पुराने लोगों के अकॉर्डिंग चले आ रहे होते हैं, उसी को कोई मान्यता देता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है और उसका उसी तरीके से किसी ने उसके अगेंस्ट कोई कार्य किया है, तो मान लिया जाएगा कि वो अगेंस्ट क्यों था, कैसे था, तो वो उसकी जो पुरानी कथाएं होंगी, जो पुराने लोग होंगे, उनके व्यूज के हिसाब से वहाँ पे उस कस्टमर राइट्स के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीजर को कंटिन्यू कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेक्शन 7 सप्रोस 3 की, उसके बाद बात आती है सप्रोस 5 की। सप्रोस 5 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति शादी करता है, ठीक है, जैसे विवाह के अकॉर्डिंग उसके विवाह में किस तरीके से लेन देन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, और मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद वो व्यक्ति मर जाता है, तो अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्ट अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का ऑफेंस के अकॉर्डिंग केस किया जाता है, तो उस केस में ये माना जाएगा, अब वो व्यक्ति तो है नहीं बताने के लिए कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, तो जो उनके यहाँ पे जो पुराने विवाह के में चला आ रहा होगा, या उस समय जो वहाँ पे लोग उपस्थित होंगे, उनके एविडेंस के अकॉर्डिंग उस ट्रांजेक्शन आगे बढ़ाया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि जब वो व्यक्ति मर रहा था तो ये सब चीज़ें बोल के गया था, तो ये उसके अकॉर्डिंग टू उनके कस्टम के अकॉर्डिंग ये चीज़ मान रहे हैं, ठीक है। और जैसे विवाह है, दत्तक ग्रहण है, जो भी चीज़ें होती है वो उसमें रिलेशनशिप को मान ली जाती है, उसमें उसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू केस को किया जाएगा, कोर्ट में प्रेजेंट करके चलेगा कि इसमें ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है सेक्शन 7 पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 7 मैंने जैसे आपको बताया ना सेक्शन 13 की सेक्शन 13 का क्या कहता है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। रिलेशनशिप में ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी बात होती है वो सब चीजें इसमें अपनाई। जैसे मान लीजिए बिल हुआ, कोई बिल या राइट्स के अकॉर्डिंग केस आया है, तो वो हमें जो मान लिया जाएगा कि इन ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग ये चीज मानने होगी, तो कोर्ट रिप्रेजेंट करके चलेगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लॉज ए में ये बात लिखी गई है कि जो भी बात होगी वो माननी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है 7 पर्सन्स, मतलब बहुत सारे लोगों की राय सुसंगत है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पर्सन है जो एक ही बात को दोहराते हैं, एक ही बात को बताते हैं, तो मान लिया जाएगा कि वहाँ पे जो 7 पर्सन्स की बात होगी वो रिलेवेंट फैक्ट होगा, जो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, और जो उनके दिए गए स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पर रिलेवेंट होंगे। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। जो लोग भी जुडिशरी के एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं, तो उन लोगों में, और या जो लोग बैठ चुके हैं, तो उन लोगों को पहले से पता होगा सेक्शंस याद करना इट्स नॉट अ टफ। सेक्शन हम याद कर लेंगे, सेक्शन हमें 2-3 बार अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन याद भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, खास तौर से हमारे से मेन स्टेट हो गई, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन स्टेट्स में क्या होता है, अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो खास तौर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि मान लीजिए एविडेंस एक्ट हो गया हमारा, आईपीसी हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया हमारा। इनमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस मेनली जो होते हैं ना वो डायरेक्ट सेक्शनों से नहीं पूछे जाते हैं, इसका रेशियो आप मान सकते हैं 30% अगर उसमें सेक्शंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, तो 70% रेशियो उसमें होता है, जो उसमें दिए गए इलस्ट्रेशन होते हैं उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और इलस्ट्रेशन यहाँ पे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एविडेंस एक्ट में अगर आप पिछले साल के जितने भी पेपर्स उठा के देखेंगे, चाहे आप प्रीलिम्स के उठा के देखें, चाहे आप मेंस के उठा के देखें, सभी में 70% रेशियो जो होता है, उस रेशियो आपका आता है इलस्ट्रेशन से। तो सेक्शन अब
अगर हम बैरक की बात करें, आप लोगों को अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखना है तो उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको सारे जितने भी आपके ये इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं बैरक में उसको अच्छे से पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो आपने सेक्शन पढ़ा होगा उसके एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप उस इलस्ट्रेशन को लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है। और ये मैंने इसको की पॉइंट्स हमेशा याद करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, कोई भी सेक्शन अगर आप पढ़ते हो तो उसके की पॉइंट्स बना लीजिए। की पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए मैंने सेक्शन 32 को आपको डिफाइन किया। सेक्शन 32 में आपने पढ़ी है कि उसकी हेडिंग क्या बोल रही है। सेक्शन 32 क्या बोल रहा है, डायरेक्ट डिक्लेरेशन। कितना सिंपल सा वर्ड है कि डायरेक्ट डिक्लेरेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डिक्लेरेशन में हु इज दैट और कैन नॉट बी फाउंड, 2 पॉइंट ये हमारे निकले हैं। किसके बारे में डायरेक्ट डिक्लेरेशन हो गई है, जिसकी डेथ हो चुकी है और जो मिल नहीं सकता। 2 पॉइंट हमारे ये हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है। इसे हमने 8 पार्ट्स में, जो हमारे बैरक में सीधे सीधे दे रखे हैं, 8 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है। तो जो 8 पार्ट कौन से हो गए, वो हो गया रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ बिजनेस, interest of maker or the right of custom, existence of relation, will or death, relation of family affairs, ठीक है। सेक्शन 13 सब क्लोज ए और सेवरल पर्सन। तो ये की पॉइंट अगर आप अपने बना लेते हो और इनको नोट डाउन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सेक्शन इजी हो जाएगा और आपको रिमाइंड भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में मैंने जिस तरीके से समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। कुछ डिस्टर्बेंस है मेरे वीडियोस में तो उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को विजिबल नहीं हो रहा हो इस पर, तो मैंने अकॉर्डिंग जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैंने वर्बल तरीके से बता दिया है आपको। और इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है, मैंने जो भी बैरक में होता है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके